अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर यानी कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को कवर करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को मैंने दो वीडियोस में तकसीम कर दिया है। यानी कि आज हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 1 के अंदर हम फ्यू ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो कंप्लीट ब्रांचेस को एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर सकता था, डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हमें ये मजे ले लेकर पढ़ने चाहिए ताकि इजीली हमें समझ आना शुरू हो कि फिजिक्स के अंदर इन ब्रांचेस का रोल क्या है और ये हमारे पास क्यों इनको समझना नेसेसरी है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाते हैं अपनी पहली ब्रांच पर, और वो ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। अब देखेंगे मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। हम ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन, कॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन या कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करें ऑब्जेक्ट की, तो वो ब्रांच हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच हो जाती है। अब हम इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं। हमने क्या किया कि मैकेनिक्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक पार्ट है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास 19th सेंचुरी की फिजिक्स के बारे में हमें बताता है। यानी कि 19th सेंचुरी के दौरान जो हमारी स्टडीज थी, जो हमारे पास साइंटिस्ट ने मोशन यानी कि मैकेनिक्स और फिजिक्स के ऊपर काम किया, हम उसे कंसीडर करते हैं एज एन क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर न्यूटन ने बहुत ज्यादा काम किया था फिजिक्स के ऊपर भी, मैकेनिक्स के ऊपर भी। तो इस वजह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास मोशन ऑफ अ रॉकेट है। ठीक है, हम रॉकेट के मोशन या कॉजेस को पढ़ेंगे कि रॉकेट मोशन अगर कर भी रहा है तो वो कैसे कर रहा है। मोशन ऑफ अ फुटबॉल या कॉज ऑफ अ मोशन ऑफ अ फुटबॉल को डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ अ मून या कॉज ऑफ अ मोशन ऑफ अ मून को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे, ये हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर तो आएंगे, लेकिन मैकेनिक्स की भी किस पार्ट के अंदर आएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ आएंगे। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास आफ्टर 19th सेंचुरी की जो फिजिक्स है या जो मैकेनिक्स है, हम उसमें उसको कंसीडर करते हैं। यानी कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी से लेकर जितनी भी हमारे पास फिजिक्स है या जितना भी हमने मैकेनिक्स के ऊपर काम किया है, वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में कंसीडर करें। अच्छा, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि इसको ज्यादातर काम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। एग्जांपल्स इसकी क्या है, मोशन ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स। हम यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन या कॉज ऑफ अ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक हो गई बात। अब मोशन ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि फंडामेंटल भी है। अब इलेक्ट्रॉन की स्टडी यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की या इसके कॉजेस की स्टडी जब हम करेंगे तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो आप देखेंगे हमने क्या किया है कि मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है 3 ब्रांचेस के अंदर, ताकि हम इस क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से तो एक बात क्लियर है कि हम या तो मोशन या कॉज ऑफ अ मोशन के बारे में डिस्कस करें। ठीक हो गई बात। अब हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स। आप देखेंगे जब हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे
तो मैं क्या कह रहा था कि मोशन ऑफ अ रॉकेट एंड कॉज ऑफ अ मोशन ऑफ अ रॉकेट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा मसला आ जाता है कि मोशन की स्टडी या कॉज ऑफ अ मोशन की स्टडी हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। और इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पर मैकेनिक्स की ब्रांच को क्लासिकल मैकेनिक्स की जो ब्रांच है उसे फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 ब्रांचेस के अंदर। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमेटिक्स, नंबर 3 डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स के अंदर क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। हम मैकेनिक्स की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हो लेकिन उस पर फोर्स भी एक्ट कर रही है। एज लाइक बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक टेबल पर पड़ा हुआ है तो हमें पता है कि बुक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, बुक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फोर्स तो है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फोर्स के होने के बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास किसके अंदर स्टडी आएगी, ये हमारे पास स्टैटिक्स के अंदर आएगी। नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड काइनेमा में से ड्राइव किया गया है जिसकी मीनिंग है मोशन। जिसकी मीनिंग क्या है हमारे पास, जिसकी मीनिंग है हमारे पास मोशन। ठीक है, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जस्ट ओनली द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो अदर इट्स ट्रांसलेशनल, रोटेटरी और वाइब्रेशनल मोशन, जिस तरीके का मोशन हो रहा है जस्ट हम उस मोशन की बात करें। ठीक हो गई बात। अब डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स से ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामिक विच मींस पावर और कॉजेस। ठीक है ना, तो अब जो डायनामिक्स की हम ब्रांच लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर और कॉजेस। डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, अगर कोई कार ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन के कॉजेज क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइकिल और मोटर बाइक जो है वो 15 मीटर कवर कर रहे हैं, मोटर बाइक कवर कर रही है 2 सेकंड के अंदर और साइकिल कवर कर रही है 5 सेकंड के अंदर, तो क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम फिर इंजन की बात करेंगे कि साइकिल में इंजन नहीं है, मोटर बाइक में इंजन है, फिर वो इंजन की वजह से मोशन जो है वो फास्ट हो रहा है। तो आप देखें ना कि आप मोशन के बारे में तो कह रहे हैं लेकिन मोशन विद कॉज कह रहे हैं, कि आप कॉज भी बता रहे हैं कि मोशन इतना जल्दी क्यों हो रहा है। तो अब ये स्टडी जो हम करेंगे ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी डायनामिक्स के अंदर। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ अ मोशन इज सेड टू बी अ डायनामिक्स। वो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कॉजेज ऑफ अ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखेंगे ये तो हमारे पास था क्लासिकल मैकेनिक्स। अब होप सो के यहाँ तक आपको मैकेनिक्स समझ में आ गई होगी। अब मैकेनिक्स क्या है कि मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच जो फिजिक्स की है वो हमारे पास मैकेनिक्स है। हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा कि फिजिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स फंडामेंटल है किसकी, फिजिक्स की फंडामेंटल है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड ब्रांच की तरफ, दैट इज व्हाट, थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या है कि थर्मो मींस के हीट, डायनामिक्स मींस के मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स। हीट की वजह से जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स, हमें मोशन ऑफ अ पार्टिकल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उससे हम कंसीडर करेंगे इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics is the study of heat and its relationship to energy and work. Thermodynamics हमारे पास स्टडी किसकी है, हीट की, और उसका रिलेशनशिप जो है वो एनर्जी के साथ क्या है और वर्क के साथ क्या है। तो ये जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कंसर्न करते हैं
स्टडीज ऑफ द लॉज जो कि गवर्न करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो कैसे रही है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास वर्क के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो हॉट बॉडी है इसका टेम्परेचर बहुत राइज किया हुआ है, और जो कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो है। अब क्या होगा कि हीट फ्लो करना शुरू होगा जब भी हम इसे कांटेक्ट में रखेंगे, तो कांटेक्ट में रखने की वजह से जो हीट फ्लो हो रहा है, तो आप देखें कि क्या होगा कि यहाँ से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा। हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की बात करें तो फाइनल स्टेट में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो चुका होगा, इसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा। तो ये जो लॉज ओबे करेंगे, इनमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी इनटू वर्क, इनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किसके साथ कंसर्न करेगा, वो हमारे पास कंसर्न करेगा थर्मोडायनामिक्स के साथ कंसिडर करेगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो हमारे रेफ्रिजरेटर सिस्टम, पावर प्लांट्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन, ये सब हमारे पास किसकी एप्लीकेशंस में आ जाती है, ये सब हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉज हैं और उन 4 लॉज को भी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी एज एन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और हमारे पास एक और लॉ भी मौजूद है जिसकी स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो फेस ट्रांजिशन और जो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी स्टडी भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं, और हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, अगर लोअर टू हायर कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो कर रही है तो क्यों कर रही है। ये सब अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें एक ब्रांच के बारे में या एक ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा। वो ब्रांच कौन सी है, वो ब्रांच फिजिक्स की है थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गई बात। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जो है क्रियोजेनिक्स। ठीक है, अब क्रियोजेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लो टेम्परेचर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर की बात करते हैं। हम इतना लो टेम्परेचर कर दें जिस पर मैटर के जो फिजिकल बिहेवियर्स हैं उनमें चेंज आ जाए, तो हम उस ब्रांच को क्रियोजेनिक्स कहते हैं। एज लाइक अगर हमारे पास मेटल है और हम मेटल का टेम्परेचर इतना कम कर दें कि वो -150 सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो अब यहाँ पर जो मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, और हम उनको हल्का सा भी अगर हिट करेंगे तो वो मेटल जो है वो टूट जाएगा। तो आप देखेंगे इस वक्त अगर आप जो हमारा इस वक्त टेम्परेचर है उसमें मेटल को तोड़ना कितना मुश्किल है और डिफिकल्टीज कितनी आएंगे, लेकिन हम उसका टेम्परेचर इतना कम कर देंगे -150 सेल्सियस है तो हम इजीली उस मेटल को जो है वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टडी एट लो टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर का, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि क्रियोजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स एंड द बिहेवियर ऑफ मैटर एट दोस टेम्परेचर। क्रियोजेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट दोस टेम्परेचर्स। जैसे मैंने अभी आपको एक मेटल का एग्जांपल दिया। अब क्या है कि इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ टेम्परेचर्स बिलो -150 सेल्सियस। 150 सेल्सियस से कम के जो टेम्परेचर्स है उस पर जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल में चेंजेस आती है, उसे हम स्टडी करते हैं क्रियोजेनिक्स के अंदर, और वो टेम्परेचर जिस पर ये चेंजेस लेकर आते हैं यानी कि बिलो द -150 सेल्सियस, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रियोजेनिक टेम्परेचर है। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि हम इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्रियोजेनिक्स -150 सेल्सियस तक कैसे हम जा सकते हैं। तो आप देखें कि द फील्ड ऑफ क्रियोजेनिक हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस।
हम यहाँ कह लें कि खाने में, पीने में, रॉकेट लॉन्च करने में, इंजन बनाने में, हर जगह पर क्रियोजेनिक्स का कहीं ना कहीं पर यूज हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व कर देते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व हम कैसे करते हैं कि हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्लड की जगह पर हम वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन को यूं कह लें कि फिल कर देते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन आ जाने की वजह से लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, वो बहुत ठंडी गैस भी आप उसे कह सकते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन होने की वजह से वो बॉडी का जो सिस्टम है, सेल्स जो है, टिश्यूज जो है, ये सब के सब जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, यूं कह लें कि वो स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल भी कह सकते हैं। अब जब दोबारा मुझे उन्हें यूं कह लेंगे एक किस्म का रिसेट मारना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन्हें हीट प्रोवाइड करना, और हीट प्रोवाइड करने के बाद वो दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर वापस आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए क्रियोजेनिक्स का यूज करते हैं। द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल्स एंड द स्टडी ऑफ मटेरियल एट द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल। कि अगर हमने यहाँ पर पढ़ा कि मेटल जो है टूट जाएगा, क्यों टूटेगा भाई? बिकॉज के हम उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बिहेवियर को देखेंगे, तो जो कि टेम्परेचर कम होने से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो उनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, और फिर वो अपने मटेरियल अपने बिहेवियर को भी चेंज करता रहेगा। तो टेम्परेचर डाउन जाने से, टेम्परेचर लो होने से ये जो मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल पर चेंजेस आती हैं, उनकी स्टडी भी हम एक किस्म से जो है वो क्रियोजेनिक्स के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर जो मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कीप इन योर माइंड कि वो लो टेम्परेचर इतना होना चाहिए जब -150 सेल्सियस से कम का हो। इसके बाद it also plays a crucial role in the production and the storage of a liquid gases such as liquid nitrogen and liquid helium, which are used in a variety of industrial and scientific applications. अब ये crucial role play करती है production and storage of a liquid gases, जिसमें liquid nitrogen and liquid helium को produce करना या produce करवाना या उसे store करना या प्रोड्यूस करवा कर स्टोर करने के अंदर हमारे पास क्रियोजेनिक्स का जो है वो क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, और ये लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड हीलियम कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये यहाँ पर नीचे जो मैंने आपको एक इमेज शो करवाई हुई है, ये एक्चुअल में हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है। तो आपको ये लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर दिख रहा है। देखेंगे इसका टेम्परेचर अगर देखना चाहें या मेजर करना चाहें तो वो -150 सेल्सियस से बिलो। ठीक हो गई बात। इसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या है ये देखें। प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैसेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देयर चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमें जो बात नोट करनी है ना, वो है ये हाईली आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, अब हाईली आयोनाइज्ड गैसेस क्या होती है? यानी कि एटम जो कि अपने ब्रोकन स्टेट के अंदर मौजूद है, हम ये कह सकते हैं। या एटम जो कि आयंस के फॉर्म में हो। आयंस कैसे बनते हैं? मान लें कि हमारे पास एक एटम है और इस एटम के वो अपर सरफेस पर, ये एटम जो है वो आप कंसीडर कर लें, इस एटम के अपर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा इस एटम में से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो ये अपने ऊपर एक प्लस साइन शो करेगा, यानी कि ये एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो अब ये जो चार्ज आ रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि ये
एटम या ये गैस जिसके अंदर ये एटम मौजूद है वो आयोनाइज्ड हो चुकी है। ठीक, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इमेजेस की हेल्प से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखें, हमारे पास सॉलिड है, आप पहले सॉलिड को देखें, एग्जाम्पल लाइक आइस। अब इसके अगर हम पार्टिकल्स देखें तो इस तरीके से अरेंज हुए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हुए हैं। अब क्या करेंगे कि हम हीट देंगे, जैसे ही मैं हीट दूंगा तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर इनके अंदर स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होने की वजह से ये सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब लिक्विड में ये अपने पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर नहीं है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा है। अब जब दोबारा मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये मजीद ज्यादा जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे और ये लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर जब मैं गैस को इतनी ज्यादा एनर्जी दूं कि ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम में डिवाइड हो और एटम्स जो है वो फिर अपने आयंस के अंदर टूट गए। तो जब एटम्स अपने आयंस के अंदर टूटेंगे तो आप देखेंगे ये स्टेट जो है, इस स्टेट में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। आप देखें ना कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी दोनों आपको मिल रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दोनों में मिल रहे हैं। यूं कह लें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट तो सेम है लेकिन यहाँ पर आयंस बहुत ज्यादा है। कितने आयंस हैं कि हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं कि ये हाईली आयोनाइज्ड गैसेज, और हाईली आयोनाइज्ड गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो पास हो सकती है। तो प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास जो लाइटनिंग है इन द स्काई, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास प्लाज्मा स्टेट का। अब क्या होगा कि ये हमारे पास फ्यू एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जिसमें लाइटनिंग, सन, अब हम कह सकते हैं कि सन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, नेबुला, नेबुला हमारे पास यूं कह लेंगे दो स्टार जब आपस में मिल रहे होते हैं तो वहां पर हम इन्हें नेबुला का नाम देते हैं। नियॉन लाइट्स और एरोरास जो हम देखते हैं, ये इनके फॉर्मेशन हम किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो 99.9% जो वो प्लाज्मा का बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज मेड अप, प्लाज्मा इज मोर फंडामेंटल देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन प्लाज्मा जो है, नेचुरल प्लाज्मा जो है वो हमारे पास अर्थ पर मौजूद नहीं है, अर्थ पर इसकी प्रेजेंस नहीं है। और हम स्पेस में जब गए तब तक हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो इस वजह से ये फिर हमारे पास 4th नंबर पर आती है। और हम कहते हैं कि हमारे पास वैसे तो मैटर की 20 टाइप्स हैं लेकिन मेनली हम 5 को ही डिस्कस करते हैं, और इन फिजिक्स हम 4 को ही ज्यादा डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिर बोज-आइंस्टाइन भी आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज डेट कि ये कितनी ज्यादा एनर्जी या कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें। देखें ना, हीट ऐड करने से टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, तो कितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें जिस पर ये आयंस क्रिएट होंगे। कीप इन माइंड के ये हमारे पास 20,000 सेल्सियस हम इसे प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर ये एटम्स जो है वो आयंस की शक्ल में चेंज होंगे, और ये फिर हम कहेंगे कि ये जो स्टेट है ये हाईली आयोनाइज्ड स्टेट है। अब जो प्लाज्मा है फाउंड इन मेनी नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंक्लूड स्टार्स, लाइटनिंग, द सन एंड द फ्यूजन रिएक्टर्स। अब अर्थ पर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाते हैं, और नेचुरल प्लाज्मा हमारे पास यूनिवर्स का 99.9% जो है वो यूनिवर्स का वो हमारे पास प्लाज्मा से यानी कि नेचुरल प्लाज्मा से भरा पड़ा है। प्लाज्मा फिजिक्स seeks to understand the behavior of these ionized gases and the interactions between the charged particles that make up the plasma. प्लाज्मा का जो बिहेवियर है उसे समझने के लिए हम आयोनाइज्ड गैसेस और उनका जो इंटरेक्शन है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स उनको हम समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि प्लाज्मा बन कैसे रहा है।
या पार्टिकल्स जो है वो चार्ज, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके से प्लाज्मा बना रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको समझाया। अब यहाँ तक हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का लास्ट पार्ट होगा और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ तक कोई ऐसी बात, ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।